हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इसके 5 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द 6th lecture of this chapter. In the last lecture we have learned how to balance a chemical equation by hit and trial method. So in today's lecture we will learn about the advantages of a balanced chemical equation and how to make a chemical equation more and more informative. So let's start the today's lecture. आज हम बात करेंगे कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की आखिरकार एडवांटेज क्या है, क्यों हमने इतनी मेहनत करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था. ठीक है, देखिए ये जो चीजें हैं आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पहले तो एडवांटेजेस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, पहली चीज तो ये, इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एडवांटेज क्या है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. आप थ्योरी भले ही इसकी ना लिख पा रहे हो, लेकिन जो बात बता रहा हूं मैं वो आपके माइंड में अच्छे तरीके से फिट हो जानी चाहिए, और जब माइंड में चली जाएगी वो बात आपके, तो आप उसको लिख भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है. एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, और चलिए हीट करने वाली रिएक्शन तो थोड़ी सिंपल सी है, थोड़ी और अच्छी रिएक्शन लिख देता हूँ. यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा दी, और इससे मुझे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे. कौन कौन से? एक तो मिलेगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड मिलेगा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा मिलेगा वाटर. ठीक है, और मैंने शायद ये आपको रिएक्शन बैलेंस करनी भी बताई थी, आप इसको बैलेंस भी करें. ठीक है कि नहीं? तो मैं देखिए बैलेंस करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें. आप जो मैंने कल आपको मेथड बताया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उनके बेसिस पे आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें. ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा बैलेंसिंग का, और आगे की हमारी बात भी हो जाएगी. मैंने क्या बताया? सबसे पहले सबसे बड़ा फॉर्मूला सिलेक्ट करिए. सबसे बड़ा फॉर्मूला ये वाला है इसमें. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के. 3 ऑक्सीजन है. राइट हैंड साइड पे क्या 3 ऑक्सीजन है हमारे पास? देखिए 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया. इसका मतलब ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन बराबर है. कार्बन यहाँ पर कितना है? 1. हमारे पास भी कार्बन कितना है? 1. नो डाउट, दोनों तरफ बराबर है. कैल्शियम मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, कोई समस्या नहीं है. अब देख लीजिए इधर, इसमें हाइड्रोजन इतना कितना है? 1, और इधर कितना है? 2. तो इसको 2 बनाने के लिए क्या कर देंगे? ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. अब ये 2 इसमें क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन में कितना हो गया? 2, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास क्लोरीन कितने थे? 2. तो ये अपने आप में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी. अब ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये क्या क्या चीजें बताएगी, क्या क्या इससे एडवांटेज है, वो हम एक एक करके देख रहे हैं. सबसे पहले तो हमें क्या बताएगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत जरूरी चीजें हैं, ध्यान से देखें. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके कोई फायदा ना मिले, कोई उसका बेनिफिट ना हो, तो हम उसको क्यों बैलेंस करेंगे? ठीक है, हमने बैलेंस करना सीखा, इसका मतलब कुछ ना कुछ फायदे होंगे. अब वो फायदे जान लेते हैं एक एक करके. तो पहला फायदा क्या है? देखो सामने लिखा हुआ है, ये केमिकल इक्वेशन जिस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, उस रिएक्शन में किस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स, देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, और उससे कौन से प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये बात हमें पता चल रही है. एग्जाम्पल के तौर पर इस पे देख लो. देखो मॉलिक्यूल कैसे पता चल रहे हैं? यहाँ पर जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं. एक्चुअली में तो ये मोल्स की नंबर होती है. ठीक है, लेकिन सब जगह मोल्स है ना, तो सब सिमिलरली वो कैंसिल करके हम उसको मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं.
ये मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा आगे चलते। और 9th क्लास का टॉपिक है, आपने ये वैसे पढ़ा भी होगा कि एक्चुअल में तो ये मोल्स होता है, लेकिन हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, सेम रिलेशन रहता है। अब देखो 2 मॉलिक्यूल्स HCl के हैं, देखो जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है कि नहीं। तो देखो क्या मालूम पड़ रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ये हमारे रिएक्टेंट हैं। इससे मुझे 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड का, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 1 मॉलिक्यूल किसका मिल रहा है, वाटर का मिल रहा है, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन मिली कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रेशियो रहेगा मॉलिक्यूल्स में, कि 1 मॉलिक्यूल आपको कैल्शियम कार्बोनेट का लेना है और 2 मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, HCl के। सीधी सी बात क्या है, आप समझो कि जितना अमाउंट आप इसका लोगे उसका डबल आपको HCl लेना पड़ेगा, तब ये केमिकल रिएक्शन होगी और तब ये प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली नहीं होगी और आपके प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सेम रिलेशन मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड products taking part in the reaction। जो रेशियो मॉलिक्यूल्स में दिखा सेम रेशियो मोल्स में होता है। एक्चुअल में तो ये मोल्स का ही रेशियो है। देखो यहाँ पर जो नंबर लिखी होती है, अगर हम एक्चुअल में देखें, कॉन्सेप्चुअल वे में देखें तो ये मोल्स की ही नंबर होती है। मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोल्स HCl, इनसे क्या बनेगा, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O, ठीक है। अब हम उसको मॉलिक्यूल क्यों लिख देते हैं, देखो है क्या, अगर मैं लिखता हूं कि 1 मोल, ठीक है, CaCO3, तो मॉलिक्यूल्स ये एक्चुअल में कितने हो गए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है 9th क्लास में कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने। अगर मैं लिखूं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। अगर मैं लिखता हूं 2 मोल HCl, इसका मतलब 2 इंटू दिस नंबर, ठीक है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, तो इसके डबल मॉलिक्यूल्स। तो सीधी सी बात है, अगर आप मोल्स में लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम सेम ये नंबर ही लेके चल रहे हैं, 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। और अगर हम मॉलिक्यूल्स मान लें तो हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट में इस नंबर से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो भी डिफरेंस आएगा इक्वली तो आएगा सब में, तो उस डिफरेंस को हम लोग कन्वीनियंस के लिए नेग्लिजिबल मान के इस नंबर को ही हम लोग मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसकी नंबर होती है, मोल्स की। तो क्या पता चलता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O बनता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इससे, ये आप नोट कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, फिर मैं आगे की बात बता रहा हूं और क्या इससे हमें जानकारी मिल रही है, ठीक है। और क्या जानकारी मिल रही है, 3rd नंबर पे देखें, मास रिलेशनशिप। क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है, ये एक मास रिलेशनशिप आती है, जो मैंने कल आपको क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बताई थी, ठीक है, मतलब कितनी अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट की लो। अब देखो मैंने मोल्स और मॉलिक्यूल्स तो लिख दिए, ये सब हमें दिखाई थोड़ी ना पड़ता है, काउंट थोड़ी ना कर लेंगे कि 1 मॉलिक्यूल है या 100 मॉलिक्यूल है, इतने छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम तो उनको काउंट ही नहीं कर सकते। तो अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पज से देखें, ठीक है, एक प्रैक्टिकल वे में देखें, तो हम इनका मास पता कर सकते हैं। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका मास वे करके अपनी रिएक्शन कराएंगे कि कितना चाहिए मुझे। अगर कोई लिक्विड है तो हम उसका वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है, और कोई गैस है तो उसका भी वॉल्यूम देख सकते हैं। लिक्विड में भी मास देखा जा सकता है, गैस में भी मास देखा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन जो कन्वीनियंट रहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग कोई लिक्विड लेके आते हैं तो हम लोग मोस्टली उसको किस में लेके आते हैं, लीटर में मिलता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये क्या है, वॉल्यूम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको किलोग्राम में नहीं मिल सकता, समझ में आ रही बात। जैसे आप मार्केट से कोई चीज खरीदने जाओगे, मान लो आप मस्टर्ड ऑयल लेने गए मार्केट से, अगर आप मस्टर्ड ऑयल पैक्ड वाला लेके आओगे
ठीक है, तो वो लीटर के हिसाब से मिलेगा आपको, जो पैकेट में आएगा या बॉटल में आएगा वो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर की पैकिंग में आएगा। और अगर आप खुला लेने जाते हो मान लीजिए किसी स्पेलर पे, ठीक है, जहां पर जो है मस्टर्ड को क्रश करके ऑयल निकाला जाता है, तो वहां पर आपको वो वे करके देता है, तौल के देता है, तो वहां पर आप उसको किलो के हिसाब से ला रहे हो, वेट के या मास के हिसाब से ला रहे हो। तो दोनों ही बातें हैं, हम लिक्विड को मास के हिसाब से भी ले सकते हैं और उसके वॉल्यूम के हिसाब से भी ले सकते हैं, जो ज्यादा कन्वीनियंस, ठीक है, आपको दे रहा है वो आप सिस्टम यूज कर लें। तो देखो इससे क्या पता चला, हमें ये पता चल गया एग्जैक्टली अगर ये बैलेंस्ड है कि हमें कितना कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट और कितना HCl मिलाने से मुझे कितना कैल्शियम क्लोराइड और कितना CO2 और कितना वाटर मिल जाएगा। कैसे? मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके इन सबके मासेस आप निकालें। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 3 है, तो 16 3 कितना हो गया 48। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 8 और 2 कितना हो गया 10, यहाँ पे 0 कैरी 1 है, 4 4 8 9 और ये 10। इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम अगर हमारे पास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इससे रिएक्शन कराने के लिए मुझे कम से कम कितना HCl चाहिए होगा, यहां से निकालो, जो क्लोर ये डबल है, पहले हम एक HCl का निकालना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का होता है कितना 35.5, तो ये हो गया 36.5। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल का जो मास है वो 36.5 हो गया। अब इसका डबल कर देंगे तो 36 टू कितना होता है 72 और 1 और ऐड हो जाएगा तो 73 ग्राम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या पता चल रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 73 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, तब मुझे कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। देखो कैल्शियम का कितना होता है 40, एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 का कितना हो गया 71, तो यहाँ पर कितना आ गया 111 ग्राम, ठीक है। CO2 का देख लो, CO2 में कार्बन का 12 होता है, ठीक है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, कार्बन का 12 होता है, एटॉमिक मासेस, ये आपको 9th में लर्न करवाए गए थे, ठीक है। अगर आपको याद होंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, और अगर याद नहीं होंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा सर ये नंबर्स लिख कहां से रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो वो चीजें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आपके अभी बहुत टाइम है, 9th की केमिस्ट्री की बुक उठा के इन चीजों को आप एक बार लर्न कर लें। जैसे बैलेंसेस वगैरह थी, एटॉमिक नंबर्स थे, सिंबल्स थे, एटॉमिक मासेस थे, इनका एक बार आप रिवीजन कर लें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसको क्रिएटिव वे में आप यूज करें, ये नहीं पड़े पड़े आप मोबाइल चला रहे हैं, PUBG खेल रहे हैं, इससे कोई बेटा फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने में आप अपना टाइम स्पेंड करें। तो 12 हो गया कार्बन का, 16 कितना होता है ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है तो 32, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो ये हो गया 44 ग्राम, और वाटर का डायरेक्ट याद रखा करिए 18 ग्राम। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली, हमें ये पता चल गया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से और 73 ग्राम HCl से मिलकर 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड और 44 ग्राम CO2 और 18 ग्राम क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई आपको 111 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है, और कितना HCl लेना है, जो भी। अब मुझे ये नहीं जरूरी यही अमाउंट, मुझसे कोई कह दे कि आपको मान लीजिए 500 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, तो इसी रेशियो में आप पता कर लेंगे यूनिटरी मेथड लगा के कि भाई 111 ग्राम बनता है किससे 100 ग्राम से, तो 1 ग्राम कितने से बनेगा, तो 500 किलोग्राम किससे बनेगा, आप यूनिटरी मेथड लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पर्पस में बहुत जरूरी है कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी कितनी अमाउंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है किसी केमिकल रिएक्शन में। और एक और इम्पोर्टेंट बात पता चल रही है, देखिए अगर हम इन तीनों चीजों को ऐड करते हैं 111 44 और 18 प्लस करिए 8 और 4 12 और 1 13 कैरी है 1 4 और 2 6 और 1 कितना 7 और ये कितना 1, ठीक है। 173 ग्राम आ रहा है इस साइड का टोटल मास, और देखिए इस साइड कितना आ रहा है 100 और 73 कितना 173 ग्राम। क्या इंपॉर्टेंट बात है, याद करो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ध्यान रखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, मतलब ना तो थोड़ा भी मास डिस्ट्रॉय होगा ना ही मास प्रोड्यूस होगा, यानी जितना भी रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा हमारे पास
प्रोडक्ट्स का भी मास उतना ही होगा, एग्जैक्टली रिएक्टेंट्स के टोटल मास के इक्वल। हमने पढ़ा भी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये रिएक्टेंट्स थे, इनका टोटल मास 173 ग्राम आया था, और ये तीनों चीजें प्रोडक्ट्स थी, इनका भी टोटल मास कितना आ रहा है 173 ग्राम। इसका मतलब ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या इक्वेशन है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। साथ ही साथ प्रैक्टिकली हमें ये बता रही है कि मुझे अगर किसी गिवन अमाउंट में कोई प्रोडक्ट चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, तो मुझे कितनी अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल चाय वाला एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वही है, आप उसको एक बार रिवाइज करके देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं एक आध चीज और बता रहा हूँ आपको, ले लीजिए। सॉरी, मास टू मास रिलेशनशिप हो गया बेटा। अब एक है आपका वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, ये मेनली कहां पे काम करता है? जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखूं, N2 और H2 गिव्स NH3। पहले तो आप ये देखें, क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, साफ साफ दिख रहा है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3। तो यहाँ पर तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं, किसी से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए N2 से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इधर 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा दें क्या? नहीं लगा सकते। मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला का जो सबस्क्रिप्ट होता है वहां पर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 आप कभी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें, यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 लगाया आपने, तो इस 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में भी हुआ और इस 2 का मल्टीप्लाई या हाइड्रोजन में भी हुआ। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, यानी इधर भी 2 थे, बराबर हो गए, हमारे इक्वल हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गए? 2 3 या 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन इधर तो कितना है 2। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये केमिकल इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस्ड। और अब बैलेंस्ड हो गई तो ये हमें वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। वॉल्यूम वॉल्यूम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए N2 भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, और ये फॉर्मूला है अमोनिया का, ये भी एक गैस है। तो वैसे तो हम क्या देखते थे मोल्स में, हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल्स अमोनिया बनता है। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बताना है तो हम कैसे बताएंगे? आप एक चीज ध्यान रखें, अगर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बताना चाहते हैं तो 1 मोल ऑफ अ गैस, उसको ऊपर वाले को मैं इरेज कर दूं यहाँ पर जरा, क्योंकि मुझे आपको एक दो चीजें और बतानी है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आपको काफी कंफ्यूजन रह सकता है। देखो 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है। ये आपने शायद 9th में नहीं पढ़ा होगा, 9th में आपने इतना तो पढ़ लिया होगा कि 1 मोल किसी सब्सटेंस का उसके एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, मान लो CO2 गैस है, तो आप ये तो जानते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल्स टू कितना? 44 ग्राम। 44 ग्राम क्या है? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने निकलवाया था, कार्बन का 12 और 32 इससे मिल गया, तो कितना हो गया? 44। तो ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि 1 मोल किसी गैस का उसके मोलर मास के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल CO2 का लिया कि 1 मोल CO2 जो है 44 ग्राम के इक्वल है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि 1 मोल CO2 कितने लीटर के बराबर होगी। ग्राम में तो पता है, तो वो आप याद रखें कि किसी भी गैस का 1 मोल, ये तो बदल सकता है, हर गैस का 1 मोल ग्राम में इक्वल नहीं होता। जैसे अगर मैं CO2 की बात करूंगा तो 44 ग्राम, और अगर मैं 1 मोल ऑफ O2 की बात करूं तो ये सिर्फ कितना रह गया? 32 ग्राम। यानी डिफरेंट गैसेस के 1 मोल्स में जो ग्राम की नंबर होती है, उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे सामने दिख रहा है कि CO2 का 1 मोल 44 ग्राम के इक्वल है और O2 का 1 मोल 32 ग्राम के इक्वल है। मोल्स तो दोनों के इक्वल हैं, लेकिन दोनों का मास कैसा हो गया? अलग हो गया। लेकिन वॉल्यूम सबका कैसा रहता है? सेम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग
और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी कहलाती है। 11th में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात हमें एवोगैड्रो ने बताई थी, जिनकी वो नंबर आप यूज करते हैं 6.022, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो आपने ये रिलेशनशिप क्या देख लिया कि 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। लेकिन ये तभी होगा जब वो गैस कहां पर होगी, एसटीपी पर होगी। ठीक है, एसटीपी पर। अब ये एसटीपी क्या है भाई, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। एसटीपी क्या है? एसटीपी का मतलब होता है, आप ये चीज नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एसटीपी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल सिर्फ तभी होगा जब वो गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टोर करके रखी गई हो। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता कितना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहले मैं टेम्परेचर की अगर बात करूं तो आप ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर है 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ध्यान समझ लें क्या चीज बोल रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ठीक है, मैं चलो यहाँ पे लिख ले रहा हूं। स्टैंडर्ड प्रेशर में जो प्रेशर लिया जाता है वो कितना लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको बहुत सारी बुक्स में ये प्रेशर की वैल्यू जो है थोड़ी डिफरेंट मिल सकती है। वो बुक्स क्या है, ओल्ड वाले मेथड को फॉलो कर रही है। होता क्या है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन है, जिसको हम एसटीपी कहते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो तो हमेशा से ही इतना ही माना गया, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रेशर में थोड़ा सा क्या है, चेंजिंग है। प्रेशर में पहले क्या माना जाता था, मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको पूरी डिटेल में कि टिल 1982 तक जो स्टैंडर्ड प्रेशर है उसको 1 atm माना जाता था। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, जो एसटीपी कंडीशंस हैं उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हमेशा से इतना माना जाता है, आज भी इतना ही माना जाता है। लेकिन प्रेशर में दिक्कत है। 1982 तक क्या था, स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता था 1 atm, लेकिन अब ये नहीं माना जाता। अब आज की डेट में जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो कितना माना जाता है, 10⁵ पास्कल, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 बार। ये आपको याद रखना है, लास्ट वाला चाहे पहले वाला, 1 बार याद रखें, ज्यादा अच्छा है, इजी पड़ेगा आपको। तो समझ में आ गया। आज की डेट में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हो गया कि कोई भी गैस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 बार प्रेशर पर रखी गई है, तब उस गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बदल गई तो फिर ये रिलेशन भी बदल जाएगा। क्या आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की और बढ़ती है, तब वो और ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगी, तो ये रिलेशनशिप हमारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप सिर्फ तभी के लिए है जब वो गैस एसटीपी पर रखी गई हो। और एसटीपी का मतलब क्या है, टेम्परेचर कितना, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आज की डेट में कितना, 1 बार। पुराना कौन सा है, 1 atm। अगर आपकी बुक में 1 atm लिखा हुई है तो भी आप इसको याद नहीं करेंगे, आप उसको याद करेंगे जो मैंने आपको बताया। ये एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, बुक्स में हो सकता है पुराना वाला प्रिंट हो, लेकिन अब ये हमें याद करना है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो अपनी केमिकल इक्वेशन को लौटाओ। अब इससे क्या पता चल गया मुझे, इससे ये पता चल गया कि अगर मुझे नाइट्रोजन का कितना मिल जाए, 22.4 लीटर, 1 है ना, 1 मोल, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा इसका मतलब 1 मोल का मतलब कितना, 22.4 लीटर। यहाँ पे कितना है, 3 मोल, इसका मतलब ये हो गया कितना चाहिए होगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर नाइट्रोजन, और इसका 3 टाइम्स क्या चाहिए मुझे, हाइड्रोजन गैस। तब मुझे कितना मिलेगा,
2 इंटू 22.4 लीटर क्या मिलेगा, NH3 या अमोनिया। तो कितनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पता चली, मुझे जितनी भी अमोनिया गैस बनानी है, जितना लीटर अमोनिया गैस बनानी है, तो मुझे उससे, ठीक है, मुझे उसको बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना नाइट्रोजन गैस चाहिए, कितनी हाइड्रोजन गैस चाहिए, ये मैं इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकता हूं बड़े आराम से। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब ये रिएक्शन कैसी है, जब ये इक्वेशन कैसी हो, बैलेंस्ड हो। अगर ये बैलेंस ना हो तो फिर हम ये पता नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलती हैं। और भी एक दो बातें हैं वो हम देखते रहेंगे, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। हम बीच बीच में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में बताते रहेंगे। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर हम अपने अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 टॉपिक हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं एनी हाउ, चाहे लेक्चर कितना भी लंबा हो जाए। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए। एक चीज आप और समझ लें, कभी कभी एनटीपी लिखा हुआ मिलता है, एनटीपी, ठीक है, एनटीपी। तो ये एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये अलग चीज है। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया जाता है, यानी कि 20 रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर वही आपका 1 atm। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज ना करें एसटीपी के साथ, ध्यान रखें, वहां पर एसटीपी है ना कि एनटीपी। चलिए अब बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, तो बहुत आसान सी बातें हैं इसमें। अब आपको ये सारी बातें याद रखते हुए आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लिखते हैं, अगर वो बैलेंस्ड है तो ऑलरेडी वो बहुत सारी बातें हमें बता देती है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मोल्स के बारे में, मास टू मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप भी होता है, बता दूंगा बीच में कभी। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी कमियां रह सकती हैं, तो उन कमियों को दूर करके हम उस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, हम कुछ मेथड्स हैं उनके द्वारा उसको और कैसा बना देंगे, इंफॉर्मेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, एक एक करके मैं लिखा रहा हूं, चलिए एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं साथ ही साथ। ठीक है, आप लोग नोट भी आसानी से कर पाएंगे। तो पहला मेरा जो मेथड है केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने का, वो क्या है कि टू बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, इससे मुझे मिल रहा था कैल्शियम क्लोराइड और H2O और क्या, CO2। इतनी चीजें मुझको मिल रही थी। अब इसमें मुझे बैलेंस तो केमिकल इक्वेशन करने को दी थी, ठीक है, बैलेंस में क्या किया था, यहाँ पे 2 लगा दिया था। अब इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चल रही थी, हम इसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, कि इसमें पहला मेथड क्या बताया कि जो भी रिएक्टेंट या पार्टिसिपेट है वो किस फिजिकल स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम वो फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट करें। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट इंडिकेट करने का तरीका क्या है, देखो जरा। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो भी उसका फॉर्मूला है उसके आगे ब्रैकेट में हम स्मॉल s बना देते हैं सॉलिड्स के लिए। ध्यान से समझना, लिक्विड्स के लिए हम क्या बना देते हैं, स्मॉल l बना देते हैं उसके फॉर्मूले के आगे ब्रैकेट में। ठीक है, गैसेस के लिए क्या करते हैं, हम उसके आगे G बना देते हैं, या फिर हम उसके आगे एक ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ एरो लगा देते हैं। ये दोनों ही तरीके जो है गैसियस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो फॉर्मूला के आगे आप क्या करते हैं, G बना दें स्मॉल ब्रैकेट में, या फिर ब्रैकेट लगा के क्या बनाते हैं, आगे एक एरो बना दें। और एक चीज और होती है क्या,
एक्वा सॉल्यूशन। अब एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज का वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन। ये आपको नाइन्थ में मैंने पढ़ाया था। किसी भी चीज को जब वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो तब जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। और एक्वा सॉल्यूशन के लिए हम उस सब्सटेंस के आगे AQ, ठीक है, लिख देते हैं। ये आपकी फिजिकल स्टेट को डिनोट करने का तरीका है। एग्जांपल यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया? स्मॉल s। HCl एसिड है। सारे एसिड्स जो है वो X जो है वो एक्वा सॉल्यूशन के रूप में यूज करे जाते हैं। ये आप ध्यान रखें। तो कोई भी एसिड जब लिखेंगे तो उसके आगे एक्वस जरूर लिखेंगे। और इवन बिना एक्वा सॉल्यूशन के वो एसिड जो है वो एसिडिक नेचर शो ही नहीं कर सकता। ये आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड कैसा होता है? ये सॉल्यूशन के रूप में बनेगा क्योंकि वाटर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखा दें आगे? एक्वस। H2O लिक्विड है, L बना दिया। हालांकि इसके आगे बनाना है आपको, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने नीचे बना दिया। और CO2 क्या है? गैस। तो इसके आगे मैंने क्या बना दिया? G, ठीक है। और G ना बनाए तो फिर हम इसके आगे क्या करना है? ऐसा एरो लगा दें। दोनों ही काम है, ठीक है, हम कर सकते हैं। एक और केमिकल इक्वेशन ले लो जिसमें हम ये सब दिखा सकते हैं। नोट कर लो पहले इसको या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए एक और केमिकल रिएक्शन कोई छोटी सी ले लो। मान लो मैंने ले लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट और H2। देखो तो जिंक कैसा है? मेटल है। हमने आगे क्या लिख दिया? S सॉलिड। H2SO और एक एसिड है तो हम आगे क्या लिखेंगे? AQ यानी कि एक्वस। जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के रूप में बनता है, मैं बता चुका हूं। तो इसके आगे AQ लिख दिया। H2 एक गैस है तो दो तरीके हैं, या तो इसके आगे आप इस तरीके से एरो लगा दें या फिर एरो ना लगाएं तो ब्रैकेट लगा के उसके अंदर क्या लिखना? स्मॉल g, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हो गया भाई? इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। याद रखेंगे इस चीज को। एक चीज और है फिजिकल स्टेट में ही, वो जो मैंने अभी यहाँ पे एक लिस्ट लिखी थी, इरेज कर दी। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट, ध्यान से समझना क्या होता है प्रेसिपिटेट, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। दो सॉल्यूशन को मिलाने पर जो एक सॉलिड सा बन जाता है सब्सटेंस बीच में। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेट के लिए या तो हम आगे लिखेंगे PPT, ठीक है, या तो PPT लिखेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है? एक एरो बनाएंगे जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? पॉइंट कर रहा होगा इस तरीके से। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देके बात को बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। प्रेसिपिटेट के केस में या तो PPT लिखोगे या फिर क्या करोगे? एक डाउनवर्ड्स एरो बनाओगे। देखो कैसे। मान लो मेरे पास जो रिएक्शन है वो है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और इधर मैंने लिखा NaCl और मुझे मिला AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने लिख ली। अब मुझे पता है कि सिल्वर नाइट्रेट एक एक्वा सॉल्यूशन था तो मैंने AQ लिख दिया। NaCl का भी मैंने एक्वा सॉल्यूशन लिया था, ये भी क्या लिख दिया? AQ। लेकिन जैसे इन एक्वा सॉल्यूशंस को मिलाया था एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था। तो दो बातें आप ध्यान रखेंगे, या तो प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे एरो दिखा दें नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ एरो दिखा दिया, ये भी एक तरीका है। या फिर हम इसी के नीचे क्या लिख दें? विद कलर व्हाइट PPT, ठीक है, ये तरीका भी सही है। दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और NaNO3 क्या था? एक्वा सॉल्यूशन, तो इसके आगे तो हमें AQ लिख ही देना है। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या था? हमने पहले मेथड में इंडिकेट क्या किया? फिजिकल स्टेट को। दूसरा बाय इंडिकेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स। देखो बच्चों, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एसिड्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कभी कभी तो क्या होता है, जहां पर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना था, अगर मैंने डाइल्यूट एसिड ले लिया तो वो रिएक्शन होती ही नहीं है,
ठीक है। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जहां पर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन काफी मायने रखती है। ऐसी रिएक्शंस में मुझे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी दिखानी पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर एसिड डाइल्यूट है, ध्यान से समझो, अगर एसिड डाइल्यूट है तो मैं उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, DIL डॉट, ठीक है। आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, मैं अभी दोनों तरीके से दिखा दूंगा। और अगर एसिड कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो मैं क्या लिख दूंगा, CONC, ठीक है। आगे या पीछे, फॉर्मूला के आगे या पीछे कहीं भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बात। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होते क्या है, ये आपको अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये बता दूं कि सारे एसिड्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व करके बनाए जाते हैं। तो अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एसिड बहुत कम है, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। और अगर वाटर की क्वांटिटी काफी कम है, एसिड की क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। अब एक रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए इससे पहले जो रिएक्शन लिखी थी हमारी जिंक वाली, उस जिंक वाली रिएक्शन में जो एसिड लिया जाता है वो डाइल्यूट लिया जाता है। तो दो तरीके हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और आगे क्या लिखते हैं, AQ। या फिर आप H2SO4 के आगे भी ब्रैकेट में DIL लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं है। बनेगा क्या आपके सामने, ZnSO4 एक्वस, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हो गया। अब एक आध और रिएक्शन ऐसी हो सकती है, एक आध क्या बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हो सकती है यहाँ पर डाइल्यूट एसिड काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कॉपर मेटल की रिएक्शन है, तो कॉपर कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। अब कॉपर की रिएक्शन अगर मुझे करानी है, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, ठीक है। तो ये कभी भी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये काफी कम रिएक्टिव मेटल है। तो इसके लिए मुझे कैसा लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसको दिखाएंगे कैसे कॉन्सेंट्रेटेड को, अभी देखो मैंने इसमें पीछे लिख के दिखा दिया था, इसमें मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। अब इससे बनेगा क्या, इससे एक तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3 का होल ट्वाइस, ये तो आपका एक एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। एक बनेगी इसमें NO2 गैस, और एक बनेगा इसमें H2O, ये तो लिक्विड हो गया, और यहां पर मैं एरो लगा दे रहा हूं, ठीक है। ये इसके भले आपको याद ना रहे फिलहाल, मैं तो आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे। सिर्फ मैं अभी क्या बता रहा हूँ, ये इंडिकेशन जो है वो हम कैसे यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चलिए अब एक अगला हम लोग मेथड देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को और किस तरीके से मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। अब ये हीट चेंजेस क्या है, याद करिए पिछले एक या दो लेक्चर पहले मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताई थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, यानी जब आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया था तब उनके पास जो हीट थी उन्होंने अपनी हीट को रिलीज कर दिया, यानी कि मिक्सचर का टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो गया। और दूसरे टाइप की रिएक्शन क्या थी, एंडोथर्मिक, उन्होंने क्या करा था, हीट को एब्जॉर्ब किया था, तब वो रिएक्शन हुई थी। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं एक कार्बन ले लूं, कार्बन किसकी फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, जो कि सॉलिड होगा, और मैं उसको बर्न कराऊं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा CO2, ठीक है, CO2 गैस मिलेगी। अब इसमें क्या होगा, किसी भी कोल को या किसी भी फ्यूल को आप बर्न कराते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। हम फ्यूल को बर्न क्यों कराते हैं, ताकि हमें हीट मिले, हमें एनर्जी मिले। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट की साइड में क्या लिख देना पड़ता है, हीट लिख देना पड़ता है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट की साइड में हीट लिख देना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे सर कि इसको जलाने के लिए तो हीट की जरूरत है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी हीट लिखना चाहिए। देखो दो बातें होती हैं यहाँ पर, ओवरऑल हीट चेंज देखा जाता है, नो डाउट कि पहले कोल को जलाने के लिए आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन जब कोल जलना शुरू हो जाएगा उसके बाद वो आपको कितनी हीट देगा आप ये समझिए।
यहाँ पर हम ओवरऑल देखते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको सिर्फ इनिशिएट कराने के लिए आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी, और जब ये शुरू हो जाएगी फिर ये हमें बहुत सारी हीट देगी। आप ऐसे मान लीजिए जैसे आप किसी को अगर 10 रुपए दे दें और बदले में वो आपको 500 रुपीज दे दे, तो ओवरऑल देखा जाएगा क्या आपने उसको दिया या उसने आपको दिया। इसी तरीके से आप मान लीजिए आपको इसको बर्न कराने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी हीट देनी जरूर पड़ेगी, लेकिन जब ये बर्न होगा तो आपको बदले में उससे कई गुना ज्यादा हीट देगा। तो ओवरऑल ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं N2 गैस ले लूं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, और उसको O2 से रिएक्ट करवाऊं, तब जो चीज बनेगी वो बनेगी नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड, ठीक है, जो कि ये गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे होगी ही नहीं जब तक हम इस रिएक्शन को क्या ना करें, हीट ना दें, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स पहले हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तब जाके आपस में रिएक्ट करेंगे, तब नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक के केस में जो हीट लिखा जाएगा या तो एरो पे लिखेंगे या फिर कहां पे लिखेंगे आप, रिएक्टेंट की साइड पे, यहाँ पर भी आप हीट लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी हीट के लिए हम लोग एरो पर डेल्टा साइन भी बना देते हैं। तो ये एक तरीका भी है हीट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए प्रोडक्ट साइड में हीट और एंडोथर्मिक के लिए रिएक्टेंट साइड में हीट लिख दिया जाता है, ठीक। जो केमिकल रिएक्शंस हीट चेंजेस के द्वारा अपना जो कह सकते हैं कंप्लीशन का प्रोसेस दिखाती हैं, या ये कह लो कि जिन केमिकल रिएक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हीट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होती है, उनको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये एक और नया नाम है आपके लिए, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जिनमें हीट चेंजेस वाली प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या फिर हीट रिलीज हो रही होगी। उन दोनों को ही हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अब मैं ये कह सकता हूं कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन के ही दो टाइप होते हैं, एक एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब इनके जो एग्जांपल्स हैं वो तो हम लोग आगे पढ़ते ही रहेंगे, फिलहाल हमें जो समझना था वो हमने समझ लिया कि एंडोथर्मिक में हीट रिएक्टेंट के साइड पे लिखा जाएगा और एक्सोथर्मिक में हीट कहाँ लिखा जाएगा, प्रोडक्ट की साइड में। इतनी बात हमको यहाँ पर समझनी थी, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट तरीका हमारे पास क्या है, जो फोर्थ मेथड हमारे पास है वो क्या है, बाय इंडिकेटिंग the special conditions on which the reaction takes place। बेटा कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट कराने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को जो है मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर वो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। अगर हम वो कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पाए तो वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करा सकते, ठीक है। खास तौर से हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। जो देखिए फर्टिलाइजर्स वाली इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, जहां पर आपकी खाद या फर्टिलाइजर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, खेतों में लगाने के लिए, वहां पर एक सब्सटेंस बहुत यूज होता है, अमोनिया। एक गैस होती है, अमोनिया का फर्टिलाइजर बनाने में काफी यूज होता है। तो अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है हैबर्स प्रोसेस के द्वारा करी जाती है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, हैबर्स प्रोसेस। आप लोग आगे क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि अमोनिया का जो कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पर, वो हैबर्स प्रोसेस के द्वारा करा जाता है। अब हैबर्स प्रोसेस में होता क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिएक्शन करवा के अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने इससे पहले भी वो रिएक्शन दिखाई भी थी आपको। कौन सी रिएक्शन थी वो, N2 ये भी गैस है प्लस H2 ये भी गैस है, एरो लगाया, इससे मुझे क्या मिला था, NH3 ये भी एक गैस है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लगाया था, यहाँ पे क्या लगाया था 2। ये हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन है। लेकिन अभी ये इक्वेशन जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने बारे में नहीं दे पा रही है, क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। जब तक वो कंडीशंस हम नहीं मेंटेन करेंगे किसी भी कीमत पर ये रिएक्शन हो नहीं सकती, यानी आप अमोनिया बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये रिएक्शन नेचर में रिवर्सिबल होती है।
जितनी आप N2 और H2 से अमोनिया बनाएंगे उतनी फिर अमोनिया डिकम्पोज होके क्या हो जाएगा, वापस ही आ जाएगा, वापस ये बन जाएगा। तो उसको ठीक है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कराना होता है कि अमोनिया ही बने, वापस ना आए रिएक्शन। इसको कराने के लिए हमें कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है, क्या, यहाँ पर जो टेम्परेचर रखना पड़ता है वो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, जो प्रेशर रखना पड़ेगा वो ऑलमोस्ट 200 एटीएम यानी 200 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, इतना रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक सब्सटेंस यानी आयरन जो है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। कैटलिस्ट अभी मैं लिखवा दूंगा ऊपर क्या होते हैं, आप इसको नोट करना, आप समझ लें कि ये कंडीशन जो एरो के ऊपर लिखी जा रही है ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल कंडीशंस हैं, इनके बिना ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? तो बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, और जिन रिएक्शंस में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस इसेंशियल होती हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे जब इक्वेशन के रूप में, तो ये भी इसेंशियल होगा कि हम उसमें वो दिखाएं। अगर हम ये नहीं दिखाते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन हमारा सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब एक कैटलिस्ट, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, इसको समझ लो जरा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ कैटलिस्ट की डेफिनेशन, ठीक है। मैं लिख रहा हूं अ कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर का मतलब बदल देना, विच ऑल्टर द रेट, रेट का मतलब स्पीड, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। किसकी स्पीड? आपकी बाइक की नहीं, केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन, but do not itself participate in the reaction, ठीक है। ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन है कि कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या रेट को बदल देता है। बदलने का मतलब बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। दोनों तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन डू नॉट इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी खुद पार्टिसिपेट नहीं करता केमिकल रिएक्शन में, ये ध्यान रखें। समझ में आ रही है? यानी जितना कैटलिस्ट हम रिएक्शन में स्टार्टिंग में लेके चलेंगे, रिएक्शन को करा देगा, रिएक्शन को स्पीड को उसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, हमने जैसा भी यूज कराओ, और जब रिएक्शन आपकी फिनिश हो जाएगी तो उतना का उतना ही कैटलिस्ट हमें वापस भी मिल जाएगा। मान लो इस रिएक्शन में अगर मैं 500 ग्राम Fe लेके चला था रिएक्शन होने से पहले, तो रिएक्शन होने के बाद भी मुझे 500 ग्राम Fe मिल जाएगा, लेकिन Fe के बिना ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये कैटलिस्ट है, इसको हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए इतना जानना काफी है। एक और रिएक्शन यहाँ पर ले रहे हैं, नोट कर लेना उसको, ठीक है। चलिए एक और केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल ले ले रहे हैं। ये भी एक इंडस्ट्रियल केमिकल इक्वेशन है जो कि मिथाइल अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, और इससे और वाटर की रिएक्शन से हम लोग मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं, CH3OH, ठीक है, CH3OH बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें, देखिए बैलेंसिंग के अभी चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, बैलेंस आप कर लेंगे, अपने आप सीख चुके हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो देखें कि इस रिएक्शन को कराने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो क्या है। ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस ना हो, और जो प्रेशर है वो 300 ATM ना हो, और यहाँ पर जिंक और CrO3 जो है वो, इन दोनों का जो मिक्सचर है ये कैटलिस्ट के रूप में काम ना कर रहा हो। ये कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की रेट को मैनेज करेगा। ये कंडीशंस आपकी टेम्परेचर प्रेशर की है। जब तक ये तीनों चीजें यहाँ पर नहीं होंगी ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक और मेथड हो गया आपका केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का, जिसमें हम स्पेसिफिक कंडीशंस को एरो के ऊपर लिख दिया करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस में लिखा जाता है जो इस कंडीशन के बिना प्रोसीड ही नहीं होंगी, इसलिए इनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन जिन रिएक्शन में आपको ये लिखा हुआ मिले, आप वहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और इन कंडीशंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। अब इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें आगे मिलते रहेंगे, आगे बड़े चैप्टर में मिलते रहेंगे, तो हम सीखते रहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया? आज के इस लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड होती है उसका क्या बेनिफिट है वो सीख लिया, और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस थी
तो हमने उसको दूर करके उसको और ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव बना दिया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तब तक आप लोग इस चैप्टर को जितना मैंने अभी तक कवर कर दिया है उतना पूरी तरीके से रिवाइज करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो 9th की केमिस्ट्री की बुक थी वहां से आपको जो वैलेंसी वाली जो चीजें थी वो आपको लर्न कर लेनी है, प्लस जो आपका मूल कॉन्सेप्ट था वो एक बार रिवाइज कर लेना है। एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स और सिंबल्स वगैरह जो है एलिमेंट्स के, वो आप लर्न कर लें, वहां से रिवाइज कर लें एक बार, तो आपको चीजें और आसान लगने लगेंगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।